आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 फिजिक्स। कह रहा है कि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन ए कंडक्टर बाय पासिंग ए करंट। तो एक कंडक्टर है, चालक, उसमें करंट भेजी जा रही है। तो करंट जाने की वजह से, जैसा कि हमको पता है कि प्रतिरोध जैसा एक शब्द होता है जिसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, वो रुकावट प्रदान करता है करंट के जाने में। तो उसकी वजह से ऊष्मा निकलती है और उस हीट जनरेशन की वजह से उस कंडक्टर यानी चालक का 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। कह रहा है व्हेन द करंट इज डबल्ड द राइज इन टेम्परेचर विल बी अप्रॉक्सीमेटली। अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो अब टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको पावर वाले जो फार्मूले बताए थे, P = v²/r I²RT, ये सब जो फार्मूले हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि P = v²/r होता है या I²RT होता है, I²R होता है, और P = W/T होता है। तो अगर हम W की बात करें तो यही वर्क होता है और वर्क ही एनर्जी में चेंज होता है, या यूं कहें कि एनर्जी ही वर्क करने के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी हीट के रूप में निकल रही है, तो एनर्जी हो या वर्क हो एक ही बात है। तो W जो निकालेंगे यही हीट एनर्जी होगी। तो अगर हम W निकालें तो P के साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो इन सारे फार्मूलों में जब W निकालेंगे तो T का गुणा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम W निकालें तो W लिखेंगे तो v²/r × T हो जाएगा, क्योंकि ये T इधर आ जाएगा तो P × T = W होगा। इसी प्रकार ये हमारा I²RT हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वही W की जगह इसने हीट चूंकि निकल रही है तो H लिखा है, H = I²RT और =ms∆T, क्योंकि हमने पढ़ा है Q = ms∆T। यहाँ पर Ts हमारी स्पेसिफिक हीट है यानी विशिष्ट ऊष्मा है। तो I²RT को ms∆T के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये हीट तार में करंट बहने की वजह से है, इसलिए इस फार्मूले में I लिया गया है। और चूंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये फार्मूला लिया गया है विशिष्ट ऊष्मा के टर्म में। तो अब इन दोनों को अगर हम बराबर करें तो देखिए, मास कांस्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक हीट किसी मटेरियल की कांस्टेंट रहती है, और ये R रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाए और एक निश्चित टाइम है तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये टाइम भी कांस्टेंट हो गया। तो फिर केवल I² बचा और ∆T बचा। तो I1² I2² ∆T1/∆T2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वाले हट जाएंगे। तो ∆T2 = आ गया ∆T1 I2²/I1²। तो ∆T2 हमारा ∆T1 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इनटू कह रहा है कि करंट को दोगुना कर दिया जाए तो 2I1² कर दिया अपान प्रारंभ में करंट हमारी I1 थी तो I1²। तो ये सॉल्व करने पे जो ये आ गया आंसर, वो आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम करंट को दोगुना करेंगे तो हमारा टेम्परेचर 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है। तो ये I1 से I1 कटेगा तो 4 का गुणा 5 में होगा तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि करंट को अगर हम दोगुना कर देंगे
तो टेम्परेचर हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 31 का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 आ जाते हैं। कह रहा है ए बल्ब, और बल्ब का वोल्टेज 200 वोल्ट पर वो जलता है और 100 वाट की पावर लेता है। कह रहा है इज कनेक्टेड टू ए 160 वोल्ट सप्लाई। 200 वोल्ट उसकी ज़रूरत है जबकि 160 वोल्ट के सप्लाई से उसको जोड़ा जाता है। तो कह रहा है द पावर कंजम्पशन वुड बी, तो कितने पावर का कंजम्पशन होगा। तो सेम जैसे फार्मूला लगा के हमने उसको निकाला है, सेम वही फार्मूला लगा करके इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पावर 100 वाट बल्ब की दी गई है क्वेश्चन में, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट और करंट की सप्लाई 160 वोल्ट पर हो रही है। तो अब देयर फॉर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, अब देखिए हमको निकालना क्या है कि जब 160 वोल्ट की सप्लाई होगी तो कितने पावर का इस्तेमाल करेगा बल्ब। तो 200 वाट वोल्ट सप्लाई होती तो 100 वाट करंट का पावर का यूज होता, लेकिन 160 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। तो जो हमारा फार्मूला है P = V²/R, P = V²/R, तो हमको V भी पता है, P भी पता है, यानी पावर भी पता है और वोल्टेज भी पता है, और सप्लाई अब ये हो रही है वोल्टेज की। तो इसके माध्यम से हम अब कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस R = ये V²/P हो जाएगा। तो ये V²/P = हो गया, वोल्टेज 200 वोल्ट है और पावर 100 वाट है। तो अब इससे हम निकाल लेंगे कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 400 ओम, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस 400 ओम है। अब 400 ओम बल्ब का रेजिस्टेंस है तो कितना पावर यूज करेगा, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे P = V²/R। ये यस इसलिए लिखा है क्योंकि सप्लाई का है। तो सप्लाई 160 वोल्ट की है तो 160 का स्क्वायर हो गया, और बल्ब का रेजिस्टेंस हमने निकाला है 400 ओम, तो ये आ गया 64 वाट। तो जो बल्ब हमारा 200 वोल्ट की सप्लाई पे 100 वाट पावर दे रहा था, वो 160 वोल्ट की सप्लाई पर केवल 64 वाट की पावर देगा। तो इस प्रकार से 32 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो सी वाला करेक्ट है, 36 × 10⁵ जूल। कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए 1 किलोवाट आवर की बात किया है, तो अगर हम वाट आवर में बदलें तो किलो हटेगा तो 1000 का गुणा होगा, तो 1000 वाट हो गया। अब 1000 वाट में आवर को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 × 60 तो 3600 हो जाएगा, सेकंड में तो 3600 हो गया। तो वाट इंटू सेकंड ही हमारा जूल होता है। तो इस प्रकार से जब इसमें गुणा होगा तो 5 जीरो है तो 36 × 10⁵5 जूल हमारा करंट का एनर्जी होगी करंट के द्वारा। तो 33 का एक सी विकल्प हमारा करेक्ट है कि 1 किलोवाट आवर में 36 × 10⁵5 जूल होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 34 नंबर, तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वाट। एक 4 माइक्रोफैरेड क्षमता का संधारित्र है, उसको 400 वोल्ट के आवेश से चार्ज किया जाता है, वोल्टेज से। कह रहा है इफ इट्स प्लेट्स आर ज्वाइंट टुगेदर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम देन हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस इज। तो कह रहा है कि अगर 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को जिसको 400 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे
कि चार्ज होने के बाद ये कितनी ऊर्जा देगा। फिर 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे तो वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल करके हमको प्राप्त होगी। तो देखते हैं कि इससे कितना एनर्जी निकलेगी। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो कैपेसिटर की क्षमता है 4 माइक्रोफैरेड। तो 4 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा करना पड़ेगा। वोल्टेज हमारा 400 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो यूज किया जा रहा है हीट के प्रोडक्शन के लिए या एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। तो किलो ओम को ओम में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ ओम हो जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज। तो जितना एनर्जी हमारे कैपेसिटर में स्टोर होगी वही हीट के रूप में निकलेगी। तो हमारा फार्मूला है U = 12CV² = Q²/2C। ये सब फार्मूले थे। इसके पहले जो कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ाया था वहाँ हमने आपको डिटेल में बताया था। तो U = 12CV² फार्मूले से हम ये निकाल लेंगे कि हमारे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो हाफ C की वैल्यू ये है और V की वैल्यू ये है 400 वोल्ट। तो ये आ गया 0.32 जूल। तो यही 0.32 जूल जब 2 किलोवाट के रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे तो ऊष्मा के रूप में या हीट के रूप में निकलेगी। तो 34 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 60 वाट टू 20 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट इज। एक बल्ब है हमारे पास, उसमें 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। P = V²/R। कितनी बार से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही फार्मूला लगा देंगे तो R निकल आएगा। तो पावर 60 वाट है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो P = V²/R। तो R = V²/P। अब हमने V की वैल्यू रख दी, 220 का स्क्वायर कर दिया, पावर 60 रखा तो आ गया 807 ओम। तो 35 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेज 80 जूल ऑफ हीट इन 10 सेकेंड। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन ओम इज। एक 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है एक कंडक्टर से यानी चालक से, जिससे 80 जूल ऊष्मा निकल रही है 10 सेकंड में। तो कह रहा है रेजिस्टेंस क्या है उस कंडक्टर का। तो P = W/T = V²/R या I²RT वाला फार्मूला लगा देंगे। I²RT वाला लगेगा क्योंकि यहाँ पर करंट दी गई है, तो इसलिए वही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा। P = V²/R = I²RT होता है, I²R होता है फार्मूला, और P = W/T होता है। तो ये हो जाएगा I²R। तो W = H = I²RT हो जाएगा। W हमारा वर्क है और यही वर्क हीट के रूप में निकलेगा क्योंकि जो एनर्जी होती है वही कार्य करने में खर्च होती है। तो वही एनर्जी ऊष्मा के रूप में यहाँ खर्च होगी, इसलिए H = I²RT डायरेक्ट लिखा है। तो R = हो जाएगा H/I²T। H हमारा दिया है 80 जूल, अपान I दे दिया है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू समय दे दिया है 10 सेकेंड, सॉल्व किया तो 2 ओम आ गया। तो 36 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल, यानी समांतर और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग करेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द सर्किट्स शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द अमीटर विल बी। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि दो सर्किट दी गई हैं, इन दोनों सर्किट में पहली वाली सर्किट में ये वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पे इसमें भी वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पर एम्पियर मीटर या अमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एम्पियर या अमीटर लगा हुआ है। तो कह रहा है दोनों फिगर में सर्किट 1 और सर्किट 2 में हमको बताना है कि किस में कितना वोल्टेज है और किस में कितना करंट है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज नापता है और अमीटर हमारा करंट नापता है। चूँकि एम्पियर हमारा करंट का मात्रक है तो उसी एम्पियर से मिलता जुलता अमीटर हमारा यहाँ पर नाम दिया गया है, एम्पियर मीटर भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 37 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इसको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 37 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि हमने आपको बताया था कि जब करंट का बंटवारा होता है तो वोल्टेज सेम रहता है। तो 10 ओम और इस वोल्ट मीटर में करंट का बंटवारा होगा, क्योंकि करंट के हमारे दो रास्ते बन जाएंगे। यहाँ से करंट चली, यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद एक इधर चलेगी एक इधर चलेगी, तो करंट का बंटवारा हो गया। तो करंट का बंटवारा का मतलब ये श्रेणी नहीं समांतर क्रम है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। और ये भी देखिए यहाँ से करंट चली, यहाँ पर आई, इसके बाद यहाँ पर बटेगी तो एक इधर चली जाएगी एक इधर चली जाएगी, फिर दो बंटवारे हुए। इसका मतलब ये भी पैरेलल में है V2 और ये पैरेलल में है V1। तो पैरेलल में वोल्टेज नहीं चेंज होता है। तो 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ भी है, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ भी है, तो दोनों 10 ओम और V1 में या 10 ओम और V2 में वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, इसलिए V1 = V2 होगा। क्योंकि पैरेलल में समांतर में वोल्टेज सेम रहता है, ये हमने पढ़ा। अब देखिए I1 और I2 कैसे बराबर हैं, तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो करंट है यहाँ पर आएगी, फिर दोनों करंट ये इधर आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी, दोनों मिल करके फिर यहाँ से आएगी। इसी प्रकार ये करंट आई ये करंट आई तो ये यहाँ आ जाएगी यहाँ से, और ये दोनों करंट मिल करके फिर यहाँ आएगी, जैसे इसमें फिर से आई है। तो जितनी गई थी उतनी घूम के फिर आ रही, जितनी गई थी उतनी घूम के फिर आ रही। और 10 वोल्ट की बैटरी दोनों में है, तो जाहिर सी बात है कि जो करंट यहाँ से घूम के फिर बैटरी में आएगी वही यहाँ से यहाँ फिर आएगी। तो इसलिए I1 बराबर I2 होगा, क्योंकि दोनों रास्ते मिलके एक हो जा रहे हैं। तो दोनों रास्ते में भले यहाँ पर करंट अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और जोड़ा है, यहाँ पर नहीं जोड़ा, लेकिन दोनों का योग फिर एक ही होगा। कैलकुलेट होने पर फिर दोनों करंट एक ही रास्ते से आ रही हैं, तो I1 बराबर I2 होगा, V1 बराबर V2 होगा, यानी 37 का डी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं और करने का प्रयास करेंगे आगे भी। तो अब 38 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। कह रहा है 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद ए डीसी सोर्स ऑफ EMF E एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि 6 बल्ब हमने जोड़े हैं और एक बैटरी से, जिसमें कि बैटरी का जो EMF है वो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है वो 0 है।
और बैटरी का ईएमएफ हमारा ई है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसको विद्युत वाहक बल्ब कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, तो वो हमारा ई है। कह रहा है द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन ऑल द ग्लोइंग एंड इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग विल बी। तो दो विकल्प दिए गए हैं, दो मतलब ऑप्शन चुनना है। एक में जब पूरे बल्ब चमकते हैं और एक में जब एक रो में, एक पंक्ति में दो बल्ब चमकते हैं, ए वाली में और बी वाली में केवल एक चमकता है, 1। तो ये दो उसमें हमको बताना है। तो देखिए, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए रो ये है, बी रो ये है, और ये इक्विवेलेंट फिगर फिर से यहाँ पर बनाया है कि हम इसको अलग करके इस तरह बना सकते हैं। इस तरह बनाने का मकसद क्या है? इस तरह बनाने का मकसद ये है कि ताकि हमको ये बात क्लियर तरीके से समझ में आ सके कि कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में, यानी कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर। यहाँ से करंट चली, यहाँ आई, यहाँ पर 3 भागों में करंट बटेगी, 3 भागों में इस तरह, ये आगे जाएगी, ये इधर, और यहाँ फिर एक हो जाएगी, फिर यहाँ 3 भागों में बटेगी। ये देखिए तीर बना है, ये फिर 3 भागों में बटी। तो जाहिर सी बात है कि ये ए पंक्ति वाले तीनों बल्ब हमारे पैरेलल में है, बी पंक्ति वाले तीनों बल्ब हमारे पैरेलल में, और बल्ब की चूंकि पावर बराबर है, तो अगर ये आई जाएगी तो तीनों में करंट बटेगी बराबर बराबर, तो I/3 बटेगी, और फिर यहाँ पर ये पूरी तीनों मिलके एक होगी, तो फिर आई हो जाएगी, और यहाँ पर फिर 3 भाग में बटेगी, तो I/3, और यहाँ से फिर निकल करके आई आ जाएगी। तो आई गई थी, आई फिर आ गई। तो हमने फिगर को अच्छे से समझ लिया। तो देखिए, कह रहा है लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। अगर हम प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस आर मान लें, तो पहले केस में देखते हैं कि जब सारे बल्ब जलेंगे, तो सारे बल्ब जलेंगे तो ये अगर इसका हमारा रेजिस्टेंस जो है ये आर हो जाएगा, 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 ये भी आर हो जाएगा। तो 3 आर पैरेलल में है, फिर ये 3 आर पैरेलल में है, फिर ये पूरा और ये पूरा सीरीज में है। देखिए, ये पूरा पैरेलल, ये पूरा पैरेलल, फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा तो एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, फिर यहाँ भी एक, तो ये दोनों में करंट नहीं बटेगी, तो इसलिए दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं कि तुल्यांकी हमारा प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R1। तो R1 में अगर देखा जाए तो ये हमारा इस 3 में अगर करेंगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसको R' मान लिया जाए तो 1/R' = 1/R + 1/R, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस बराबर है 1/R, तो ये आ जाएगा 1/R' = 3/R, तो R' = R/3। तो इतने का R/3 होगा और इतने का भी R/3 निकलेगा। तो दोनों अब सीरीज में होंगे, तो सीरीज में हमारा फार्मूला होता है R = डायरेक्ट जुड़ता है R1 + R2। तो अगर ये R1 होता और दूसरा वाला ये R2 होता तो सीधा सीधा जुड़ता, तो R/3 + R/3 जुड़ता तो 2R/3 आता। तो वही 2R/3 यहाँ पर आ गया। तो पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब बराबर पावर सप्लाई बाय द सोर्सेज। अब हमने प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब फिर वही फार्मूला लगा देंगे, P = V²/R। तो P1 लिखेंगे पहले केस के लिए, तो V² हमारा E है, तो E लिख देंगे तो E²/R हो जाएगा। R हमारा इतना है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3E²/2R हो जाएगा। पहला केस हमारा हो गया। अब देखिए, दूसरे केस में हमसे कह रहा है कि पहली रो में केवल 2 बल्ब जलेंगे, दूसरी रो में 1 बल्ब जलेगा। तो जब पहली रो में केवल 1 बल्ब जलेगा तो सीधी बात है
कि पहली रो में 2 बल्ब जलेंगे तो दोनों का प्रतिरोध निकालेंगे इक्विवेलेंट। तो चूंकि दोनों पैरेलल में हैं तो फिर हमारा उसी प्रकार से निकालेंगे कि 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, तो यह आ जाएगा 2/r, तो r डैश इक्वल टू r/2 हो जाएगा। अब ये r रहेगा तो ये पैरेलल में रहेगा, सीरीज में होगा इसके, तो डायरेक्ट जुड़ेगा, तो यह आ जाएगा 3r/2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। फिर वही फार्मूला लगा देंगे P2 इक्वल टू V²/r, तो V हमारा E है तो E²/r की जगह 3r/2 रखेंगे, तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो एक P1 हमारा ये आ गया, P2 हमारा ये आ गया। अब इनकी तुलना करेंगे तो P1/P2 तो E²/r कट जाएंगे, ये 3/2 है, ये 2/3, तो ये जब नीचे जाएगा तो पलट जाएंगे, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 9/4। तो इस प्रकार से हमारा 38 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो 38 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 38 का सी विकल्प। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है फिलामेंट बल्ब इज टू बी यूज्ड इन द 230 वोल्ट मेंस सप्लाई। तो एक फिलामेंट है बल्ब का जिसका पावर 500 वाट है, वोल्टेज 100 वोल्ट है, उसको 230 वोल्ट की मुख्य सप्लाई से जोड़ दिया गया। कह रहा व्हेन ए रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर जो है एक प्रतिरोध को सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्ड 500 वाट। तो ये रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरह से अच्छे से काम करता है और बल्ब हमारा 500 वाट बिजली खाता है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ R इज, तो R की वैल्यू क्या है हमको बताना है। पूरे क्वेश्चन जैसे पीछे किए हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है, तो जैसे पीछे क्वेश्चन में निकाला था तो P इक्वल टू V²/r, तो R इक्वल टू V²/P। B इसलिए लगा है क्योंकि बल्ब का निकाला जा रहा है, तो बल्ब मतलब B से शुरू है तो B लगा है। तो ये हमारा V हमारा 100 है और P कंजम्पशन पावर का 500 वाट है, तो ये आ गया 20 ओम। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो गया 20 ओम। तो पावर ऑफ बल्ब इन द सर्किट, पावर ऑफ बल्ब इन द सर्किट, तो ये देखिए रेजिस्टेंस लगा है तो P इक्वल टू VI लिखा है। I क्यों लिखा? हमने आपको बताया है कि हम हमेशा उस वाले फार्मूलों के यूज करेंगे जहां कोई चीज कांस्टेंट होती है। तो अगर ये पैरेलल में फार्मूला होता है, ये पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगा होता, तो चूंकि पैरेलल या समांतर में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो V वाला फार्मूला लगाते, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस इस बल्ब के सीरीज में लगा है इसलिए जितनी करंट इस बल्ब से जाएगी उतनी ही करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगी, इसलिए वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें करंट यानी I होगा। तो जिस फार्मूले में I है वो फार्मूला लगाए, तो P इक्वल टू VI, तो I इक्वल टू P/VB, तो I इक्वल टू P 500 वाट है और वोल्टेज बल्ब का 100 है, तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। तो VR इक्वल टू IR हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस का कितना वोल्टेज खाएगा, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कितने ओम का है हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला हमने लगाया VR इक्वल टू IR, तो IR तो पूरा हमारा 230 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन 100 वोल्ट हमारा ये रेजिस्टेंस बल्ब खा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि सीरीज में करंट नहीं बटेगा, वोल्टेज बटेगा, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, करंट बटेगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में है बल्ब और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वोल्टेज बटेगा। तो अगर 100 वोल्ट हमारा ये रेजिस्टेंस बल्ब खा जाएगा
तो बचेगा कितना, 230 वोल्ट की सप्लाई है, तो 100 वोल्ट बल्ब खा गया, तो रेजिस्टेंस के लिए कितना बचा, 230 माइनस 100 बराबर आई आर। तो आई हमने 5 एम्पियर निकाला, आर हमको निकालना है, तो ये सॉल्व करने पे आर आ गया 26 ओम। तो ये रेजिस्टेंस कितना लगाया गया, 26 ओम का। तो 39 नंबर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस आ गया 26 ओम। तो 39 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 2 धातु के तार हैं जिनकी डायमेंशन आइडेंटिकल है। कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है वो सब फिक्स है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। कह रहा है इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर उस धातु के तारों की कंडक्टिविटीज है, कंडक्टिविटीज का मतलब हिंदी में चालकता है, तो कह रहा है कि द इफेक्टिव कंडक्टिविटीज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो अगर दोनों तारों को सीरीज में जोड़ा गया है तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं। तो अगर हमको R बराबर रो L अपान A फार्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि तार 2 वायर हैं, एक का कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, एक की सिग्मा 2 है। तो इस ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि ये भी रहे और रेजिस्टेंस भी रहे, तो उस हिसाब से हम रेजिस्टेंस निकाल करके सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और उस हिसाब से कंडक्टिविटी की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यस बोथ मेटल वायर आर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो 2 तार हैं दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी बराबर हैं, एक ही तरह है। अगर लंबाई 20 मीटर है तो दोनों की 20 मीटर है। अगर उनका सरकमफरेंस 10 मिलीमीटर है तो दोनों का 10 मिलीमीटर ही है। तो इस हिसाब से लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शनल सब सेम होगा। तो वही कह रहा है कि सो दियर लेंथ यानी लंबाई, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन यानी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल विल बी सेम, सारा सेम होगा। लेट देम बी L एंड A रेस्पेक्टिवली। तो देम द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर इज, तो R इक्वल टू और रो L अपान A होता है। R इक्वल टू रो L अपान A होता है, और रो हमारा रजिस्टिविटी है और रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान सिग्मा, जहां पर सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो हमारा प्रतिरोधकता है यानी रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी का मतलब रुकावट और कंडक्टिविटी का मतलब चालकता। तो जाहिर सी बात है कि रुकावट और चलना एक दूसरे के विरोधी होंगे, इसीलिए सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान और रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान सिग्मा रो। यहाँ पर सिग्मा बना दिया रो। तो ये चूंकि रजिस्टिविटी है ये उल्टा होती है कंडक्टिविटी की, इसीलिए उल्टा होने की वजह से रो को जब सिग्मा में बदला गया तो नीचे चला गया। तो R बराबर रो L अपान A लिखें या R बराबर 1 अपान सिग्मा L अपान A लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर चूंकि सिग्मा दिया गया है तो इसलिए सिग्मा लिखा है फार्मूले में। अब देखें यहाँ पर एंड दैट द सेक्शन वायर इज, अब R2 की सेकंड वायर इज, R2 की बात करें तो इसी प्रकार L अपान A सिग्मा 2 हो जाएगा। तो की लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शनल सब सेम है, इसलिए L1 A1 L2 A2 नहीं लिखा गया, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। अब एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, लंबाई दोनों की बराबर है, तो एस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो दियर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब दोनों को चूंकि सीरीज में जोड़ा गया है
तो इन दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज का फार्मूला होता है R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 हमारा इतना है, R2 इतना है, तो यहाँ पर देखिए L1 अपान सिग्मा 1A प्लस L अपान सिग्मा 1A प्लस L अपान सिग्मा 2A हो गया। अब देखिए दोनों तारों में अब आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्यों लिखा गया है। तो हमसे ये नहीं बताया गया कि दोनों तार एक ही मेटल के हैं, हो सकता है अलग अलग मेटल के हों। तो जो ये हमारा कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर और मेटल की प्रॉपर्टी होती है, पदार्थ की स्वयं की प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए अलग अलग पदार्थ होंगे तो अलग अलग सिग्मा भी होगा, इसलिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखा गया। तो ये आ गया हमारा 1 अपान L अपान ए कॉमन हो जाएगा, 1 अपान सिग्मा 1 प्लस 1 अपान सिग्मा 2। इफ सिग्मा इफेक्टिव इज द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन अगर सिग्मा इफेक्टिव हमारी पूरे कॉम्बिनेशन की अगर कंडक्टिविटी है, चालकता है, तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा, ये दो वायर हैं तो यहाँ पर इसका एल है इसका एल है, तो 2L अपान सिग्मा इफेक्टिव इंटू ए हो जाएगा। सिग्मा इफेक्टिव इंटू ए हो जाएगा ये, क्योंकि दो तार हैं। तो ये अगर ये जैसे हमने निकाला है यहाँ पर सीरीज में, यहाँ पर तो 2L अपान सिग्मा इफेक्टिव ए हो गया है। तो ये 2L अपान सिग्मा इफेक्टिव ए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये वाला रख देंगे RS वाला, ये RS बराबर 2L अपान सिग्मा इफेक्टिव ए। तो ये हो जाएगा हमारा 2L अपान सिग्मा इफेक्टिव ए इक्वल टू, ये भी RS इक्वल टू इतना है, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। तो जब हमने बराबर किया तो ये 2 अपान सिग्मा इफेक्टिव इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाएगा, ये LCM लेने पर, लघुत्तम समापवर्त लेने पर, या सिग्मा इफेक्टिव इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपान सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए सिग्मा इफेक्टिव लिखा हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ा गया है, तब 2L अपान सिग्मा इफेक्टिव ए लिखा गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आगे आ जाता है 41 नंबर क्वेश्चन, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।